फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए आए यूनियन बजट में डिफेंस के लिए क्या कुछ मिला, डिफेंस बजट हमारा क्या कुछ रहा, तीनों सेनाओं को क्या कुछ प्रोजेक्ट्स अभी दिए जा रहे हैं या फिर उनका अब तक का जो भी बजट अलॉट था उस पर क्या कुछ जानकारी हमारे साथ है। इन पर डिटेल में बात करने के लिए निखिल हमारे साथ हैं। निखिल, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस बार यूनियन बजट में हमने स्पीच में निर्मला सीतारमण को नहीं सुना डिफेंस बजट पे बहुत कुछ बात करते हुए, लेकिन जो डिफेंस बजट अलग से आया जिसे आपने पढ़ा समझा, उसमें आपको क्या कुछ खास मिला, एक हाईलाइट अगर आप पहले बताएं। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने जिक्र किया लेकिन वो इन पासिंग ही है क्योंकि वो पूरा उसकी जानकारी उनके लिए देना पॉसिबल नहीं होता है इन दैट स्पीच। तो जैसे रेलवे का भी है वो कि एक दो बार वो बड़ी चीजों का जिक्र करते हैं और फिर बाद में आप डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, तो फिर ये भी वैसे ही है। और केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को ही गया है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड। और ये वो एक बजट का हिस्सा है जिसमें मोदी सरकार का जो प्रदर्शन है शुभम, वो कंसिस्टेंट रहा है। वो लगातार, मतलब पिछले 5 साल के तो हमारे पास नंबर्स ही हैं जी। तो एक स्टेडी हाइक उन्होंने हर साल दिया है। इस साल भी हम देख रहे हैं 15% ज्यादा पैसे उन्होंने रक्षा बजट में दिए हैं। पिछले साल 6,81,000 करोड़ था और इस बार 7,85,000 करोड़ है। तो आप लगा लीजिए कि 15% का हाइक है, एक हेल्दी हाइक। और अगर आप 2021-22 से देखेंगे तो 4.48 लाख करोड़, फिर अगले साल हो गया 5.25, फिर उसके बाद हो गया 5.94, फिर हो गया 6.2, है ना, फिर उसके बाद हो गया 6.81। तो सरकार लगातार एक जनरस हाइक देती है रक्षा मंत्रालय को और उस चीज का स्वागत भी किया जा रहा है जो डिफेंस बीट के जितने पत्रकार हैं उनके द्वारा। अब इसमें लेकिन एक चीज जरूर है, मतलब मैं रंग में भंग डालने वाली बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ये एक रियलिटी है कि हमने 15% हाइक दिया है अपने तीनों सेनाओं के बजट में, तो फिर ये भी एक रियलिटी है कि जो हमारा 2026-27 की जो जीडीपी का हमारा अनुमान है ये उसका 1.99% है ना, 2% भी नहीं है। और जो अलग अलग आंकड़े हैं, पहले 3% कहा जाता था कि आपको, अगर आपके नेबर्स इतने अच्छे हैं जैसे हमारे, तो कम से कम 3% हमको रक्षा पे खर्च करना चाहिए। फिर ये हुआ कि नहीं, हमारी बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, उसको हेल्थ और स्वास्थ्य पे खर्च करना पड़ता है। फिर अब हिंदुस्तान का बजट भी बहुत बड़ा होता है तो उसका क्यों 3% होगा। फिर एक आया कि अच्छा 2.5% होना चाहिए। कि अगर आप टू फ्रंट सिनेरियो की बात करते हो, इन दो चैलेंजेस को आप प्राइमरी अपने दिमाग में रखते हो, तो हम 2.5 भी हिट नहीं कर पा रहे हैं, वी आर जस्ट 1.99%। और उस चीज़ से फ़र्क तो पड़ता है जी। आप जिस तरह दुनिया में लड़ाइयाँ, सीधी लड़ाई का जो चलन है दुनिया में वापस आ गया है, जो एक टाइम पे कहा जा रहा था कि बॉर्डर्स शिफ्ट नहीं होंगी, हमने भी देखा 2020 में चीन के साथ में तनाव हुआ, उसके बाद हमें नॉर्दर्न बॉर्डर्स में बहुत इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। और बीते साल तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर की छांव में ये पहला बजट है और एक हेल्दी हाइक उन्होंने देने की कोशिश की है। लेकिन इससे बेहतर भी हो सकता था, लेकिन इसे मैं कम नहीं कहूँगा अगर 15% की हाइक उन्होंने दी है। निखिल, अगर मैं आपसे पॉइंटर्स में जानना चाहूँ कि जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग फैक्ट्स कह लीजिए या हाइलाइट्स कह लीजिए, वो क्या रहे? इसका देखिए, जब हम कहते हैं कि 7,84,000 करोड़ उन्होंने दिए हैं, तो इसमें दो बजट के बड़े हिस्से होते हैं। एक होता है उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल आउटले। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं सेनाओं के जी, जैसे सैलरी देना, जो हथियार आपके पास ऑलरेडी हैं, जो गाड़ियां, जो जेट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, है ना, इनमें लगने वाला फ्यूल, इनका मेंटेनेंस का कॉस्ट, है ना, रख रखाव इत्यादि इत्यादि। तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और इस बार के बजट को जब आप देखते हैं तो उसमें उन्होंने कैपिटल आउटले रखा है 2,19,000 करोड़ का, है ना, जो कि 21% का हाइक है। तो इसको अगर आप और तोड़ के देखेंगे तो पिछले साल सरकार ने 1,80,000 करोड़ रखे थे कैपिटल आउटले। जो है कैपिटल आउटले वो पैसा होता है जिससे नई तकनीकें ली जाती हैं, नई चीजें, नई इमारतें बनाई जाएंगी सेनाओं के लिए, नए सिस्टम्स लिए जाएंगे, कोई ऐसा नया एम्यूनिशन लिया जाएगा जो हमारी इन्वेंट्री में, अभी 114 रफाल खरीदने की बात हो रही है, तो जो ये लिए जाएंगे, तो पूरा पैसा तो एक साथ नहीं जाता है, लेकिन अगर सौदा मान के चलिए होता है तो कुछ पैसे तो हम देंगे। और जो अप्रूव्ड हमारे परचेजेस हैं, हम नेवल वेरिएंट ले रहे हैं रफाल का, उसके लिए हमको पेमेंट्स देने हैं।
S-400 की डिलीवरीज अटकी हुई हैं, लेकिन जब वो रिज्यूम होंगी तो हमको उधर भी पैसा देना है। HAL से हम मार्क 1As ले रहे हैं तेजस के, तो हमें उधर से लेना है। नेवी के लिए हमारे सरकारी जो शिपयार्ड्स है वहाँ पे शिप्स बन रहे हैं, उसमें हमको पैसा देना है। इसीलिए तीनों सेनाएं यहाँ रायबरेली में जो फैक्ट्री है हमारी इंडो रशियन राइफल्स, उस वहाँ से जो हथियार लिए जाते हैं उनको पैसा देना है। तो ये कैपिटल आउटले से आता है। तो पिछले साल 1,80,000 करोड़ कैपिटल आउटले रखा गया था और सरकार ने एक पॉजिटिव उसमें प्रदर्शन शो किया है। सरकार ने उसको रिवाइज करके 1.86 कर दिया। इसका मतलब जो तीनों सर्विसेज थी उनके जो कैपिटल एक्विजिशंस होने थे, जो चीज़ें उनको खरीदनी थी या तो हिंदुस्तान से तो बाहर से, न सिर्फ उन्होंने अपना टारगेट पूरा किया बल्कि उन्होंने फिर और सरकार से डिमांड की होगी और सरकार ने उपलब्ध भी कराया उनको। तो 1,80,000 करोड़ की बात हुई थी और वो रिवाइज करके 1,86 कर दिया है। इसका मतलब जो आवंटित बजट था, अभी एक्चुअल्स आएंगे, इसके एक्चुअल्स आएंगे तब हमको फॉर श्योर पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। बट इसका हिंट यही है कि सरकार ने और पैसा उपलब्ध कराया सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए, नए हथियारों के लिए। आधुनिकीकरण की अगर बात हो निखिल, तो आपने पिछले साल का भी बजट देखा, उसमें भी डिफेंस पे चर्चा करी थी। बट पिछला जो साल था उसमें इंडिया किसी ऐसे फ्रंट पे नहीं थी जहां पे ऑप सिंदूर जैसी चीज हुई हो। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक नजरें लगातार लोगों की बनी हुई थी कि हमने देखा कि हमने एक नई तरह की वॉर लड़ी। तो क्या इस बार के बजट में, जैसा आप आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, क्या हमारे पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स दिखाई दिए हैं या कोई ऐसा फंड अलॉट हुआ है कि हम और ज्यादा मॉडर्न करें अपने वॉर को? देखिए, हमारी एक प्रॉब्लम जो होती है शुभम, क्योंकि इंडिया की सर्विसेज का साइज भी बहुत बड़ा है, स्पेशली आर्मी का, उसमें तो 1.5 मिलियन करीब। तो उसमें यह है कि हमारे पास बजट तो हमारा है मतलब 7.25 लाख करोड़ का, लेकिन उसमें से हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही 5.5 लाख करोड़ है। तो उसमें जो मैंने जैसे पहले बताया था, सैलरीज, और हम पेंशन देते हैं अपने सैनिकों को, जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन सैनिकों ने जीवन अपना पूरा जवानी देते हैं, तो हम उनको, तो वो हमारा 2.25 लाख करोड़ का तो पेंशन बिल ही है जी। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो 2.25 लाख करोड़ आपको दिख रहा है फॉर पेंशन, दिस इज मोर देन व्हाट पाकिस्तान स्पेंड्स इन एन ईयर। जो पाकिस्तान का पूरा रक्षा बजट से ज्यादा तो हम पेंशन देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। वाई मतलब पेंशन देना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, लेकिन जब इतना बड़ा अमाउंट पेंशन्स को चला जाता है तो फिर बाकी चीजों के लिए पैसा आपको मैनेज करना पड़ता है जी। तो ये तो जानकारी हुई। और आपने मेरे को पूछा था कि क्या कुछ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब बजट में क्या होता है कि सेना जो तीनों सर्विसेज है, MOD को उतना पैसा आवंटित कर दिया जाता है, फिर उसके बाद में अंदर वो मालूम चलता है। तो जो कैपिटल आउटले जो हाइक है, जो 24% का उसमें हाइक बताया जा रहा है, माफ कीजिए 22% का, तो उसमें बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि जो एयरक्राफ्ट्स हैं, आपने बाहर से जो कॉन्ट्रैक्टिंग हो चुकी है, होने वाली है नेक्स्ट मंथ, इसी महीने फेब में मैक्रो को यहाँ आना है। अगर सौदा होता है तो तब उसके लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। जो आप एयरक्राफ्ट तेजस वगैरह ले रहे हो, HAL को आपको पेमेंट्स देने पड़ेंगे, चाहे वो जाए इसी में। और उसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें से 63,733 करोड़ एयरक्राफ्ट्स के लिए है और इंजन के लिए ही हैं, है ना। तो जैसे इंजन्स हमको लेने होते हैं विदेश से, मतलब शक्ति इंजन जो हेलीकॉप्टर का है, ध्रुव में लगता है, वो हम इंडिया में बनाते हैं, लेकिन जैसे रफाल के लिए इंजन तो वो प्रोडक्ट भी बाहर से ही आ रहा है। तेजस के लिए भी F-101, F-104 जो हम लेते हैं वो हमको बाहर से ही लेने होते हैं, GE से लेते हैं हम, US से। तो ये उसके पेमेंट्स हैं। और एक चीज़ को और मतलब जिसके तरफ मतलब हमारा ध्यान गया, ये जो कैपिटल आउटले है 2.25 लाख करोड़ का, उसमें से 1.85 लाख करोड़ इज फॉर मॉडर्नाइजेशन। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि ये जो मॉडर्नाइजेशन के हेड में जो दिया गया है वो एग्जैक्टली किस किस चीज़ पे खर्च करना चाहते हैं। नेवी जो नेवल फ्लीट है उसके लिए भी 25,000 करोड़ रखा गया है। तो हिंदुस्तान जैसे जैसे अपनी ताकत बढ़ा रहा है और जैसे जैसे हम फोर्स प्रोजेक्शन की तरफ जा रहे हैं, चीन को एंगेज करने के लिए स्पेशली हमें अपने नेवी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, उसके लिए भी उन्होंने 25,000 करोड़ रखा है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो आत्मनिर्भर भारत के 2 बड़े हिस्से हैं। पहला कि IP हमारे पास हो, यानी हमारे वैज्ञानिक रिसर्च करें और हमारे इंजीनियर्स वो डिज़ाइंस बनाएं
और दूसरा हिस्सा है मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो जैसे तेजस का डिजाइन और तेजस का मैन्युफैक्चर, तो अभी तक की एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी और लगातार शिकायत की जा रही थी कि R&D को बजट कम जाता है। तो R&D का बजट भी उन्होंने 15% बढ़ाया है, 15.6%। पिछले साल था 14,923 करोड़, 15,000 करोड़, और इस बार उन्होंने 17,500 करोड़ कर दिया है उसको। तो R&D के लिए उन्होंने बजट बनाया है। अच्छा, जो कैपिटल आउटले मैंने बताया था आपको 2.19 है ना, 2.25 लाख करोड़ का, उसमें से 1,40,000 करोड़ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को दिए जाएंगे। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम दो तरह से, हमारे पास सेनाओं के पास हथियार आते हैं, हम इंपोर्ट भी करते हैं, कुछ बनाते भी हैं। तो पहले भी इंपोर्ट ही ज्यादा करते थे, बनाते कम थे। अब वो धीरे धीरे हम उस सीसॉ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार ये है कि 2.25 लाख करोड़ में से 1,40,000 करोड़ तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को जाएंगे, यानी कि जैसे तेजस इज एन इंडिजिनियस प्रोडक्ट। रायबरेली में जो राइफल बन रही है, क्या पता उसको भी इंडिजिनियस ही माना जाए। जो हमारे यहाँ एम्यूनिशन पे इंडिया में अच्छा काम होने लगा है। पिनाका रॉकेट हिंदुस्तान में बनता है, मिसाइल्स हम इंडिया में खुद बनाते हैं अपनी। तो ये डोमेस्टिक वेंडर्स वो हैं हमारे, है ना। फिर हमारे कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो हमारे जैसे शिप्स और सबमरीन्स में L&T काम करती है, और तेजस के शायद वो लोग विंग्स बनाते हैं। तो ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, है ना, तो इस तरह की कंपनीज को ये पैसा जाएगा। आत्मनिर्भरता को और ज्यादा बढ़ाने की ये हाँ, उन्होंने एक अच्छा कि 1,40,000 करोड़, तो हमने जो 2.25 लाख करोड़ बता रहे हैं वो पैसा इंडिया में इन्वेस्ट होगा। तो आत्मनिर्भर भारत में एक R&D का बजट हम बता चुके हैं अपने दर्शकों को। यस, R&D का बजट हम बता चुके हैं कि 15% हाइक हो गया, 15% 17,500 करोड़ हो गया। तो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए भी अलग से पैसा रखा है। जो इंडिया में काफ़ी टैलेंट है, अब स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और कई लोग विदेश से भी नौकरी छोड़ करके अब वो बिजनेस डाल रहे हैं। कुछ मैं जानता हूँ कि डिफेंस फोर्सेस के भी कुछ अच्छे ऑफिसर्स ने मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और उन्होंने फिर इंडस्ट्रीज डाली है, और उनके पास एक बहुत प्रॉमिसिंग आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर उसमें लेकिन एक दिक्कत आती है कि इसका प्रोटोटाइप कौन बनाएगा, और प्रोटोटाइप में ये है कि इट कैन ऑल्सो फेल, और वो तो एक एक्सपेरिमेंट बेसिस में है। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को फिर थोड़ा उम्मीद होती है कि सपोर्ट अगर मिल जाता तो, है ना, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें 1,707 करोड़ रुपए प्रोटोटाइप्स के लिए रखे हैं। मेक इन इंडिया में अगर आपको प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ी है तो सरकार प्रोटोटाइप्स के लिए 1,700 करोड़ देगी, और जिसमें से 1,618 इंडियन एयरफोर्स के लिए होंगे। एयरफोर्स के लिए ऑब्वियस इसीलिए क्योंकि उनके प्रोटोटाइप्स दे हैव टू फ्लाई, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और 89 करोड़ फिर आर्मी के लिए भी है। तो ये सारी जानकारी है। एक चीज़ जो पूर्व सैनिकों के बहुत काम की है, मैं वो बताना चाहता हूँ। अभी तक ये दिक्कत आ रही थी कि ECHS है, एक कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है एक सर्विसमैन की। तो जो सेवानिवृत्त सैनिक होते हैं वो और उनके डिपेंडेंट्स को एक बहुत बढ़िया इंश्योरेंस है। सरकार एक कार्ड बनाती है, और उसके थ्रू वो इम्पैनल्ड अस्पतालों में अपना इलाज करा सकते हैं। तो मैं अभी पिछले 2-3 महीनों से देख रहा था कि मल्टीपल स्टेट से ये खबर आई कि जो हॉस्पिटल है वो ECHS का कार्ड लेने से मना कर रहे हैं। वाई? क्योंकि उनके ड्यूज पेंडिंग है। गोवा में हुआ, एडमिरल अरुण प्रकाश ने खुद ट्वीट किया था इस चीज़ को लेके, मैं अच्छे से जानता हूँ। और 2-3 जगह से मैंने और सुना कि अच्छा, लोग बड़ा अच्छा महसूस करते थे कि यार रक्षा मंत्रालय का मेरे पास इंश्योरेंस है, और एक कार्ड लौट आया उस अस्पताल से, वो TPA ने लिया नहीं। तो उस चीज़ में मतलब पेमेंट्स का वो जो दिक्कत है उसको संभालने के लिए जो शिकायतें आ रही थी, इन्होंने ECHS में पिछले साल 8,317 करोड़ दिए थे, और इस बार 12,100 करोड़। तो उन्होंने 45% का हाइक, सबसे तगड़ा हाइक उन्होंने ECHS में दिया है। और मुझे लगता है कि ये इस साल होने वाले खर्च के लिए भी है, और जो ड्यूज हैं इनके शायद वो भी क्लियर करना चाहेंगे। तो उस हिसाब से ये एक पॉजिटिव है। मतलब नेट इस बजट की आलोचना करने का कोई कारण नहीं है। एक हेल्दी हाइक है, सारे सेक्टर्स में हेल्दी हाइक करने की उन्होंने कोशिश की है। जो रियलिटी है उसको हम एस्केप नहीं कर सकते कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, हमारी फोर्सेस का साइज ही बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से कैपिटल आउटले के लिए पैसा कम बचता है, लेकिन उसमें भी सरकार ने कम से कम वो थॉट दिखाया कि हम वहाँ 22% का हाइक तो वो दे ही रहे हैं। और इससे एक चीज़ को भी मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि उन्होंने कैपिटल आउटले का अपना एस्टिमेट भी रिवाइज किया। इसका मतलब ये एक ऐसा सेक्टर है
जहां पे सरकार कम से कम बजट के मामले में सीरियस दिखने की कोशिश तो कर रही है। जी। तो मेरे हिसाब से मतलब नेट इसमें पॉजिटिव्स हैं जी। बाकी सुधार की गुंजाइश हर चीज में होती है। जी। तो डिफेंस बजट में क्या कुछ है, निखिल ने बेहद आसान शब्दों में आपको समझाया। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। आप अगर जानकार हैं इस फील्ड के तो आपकी भी कोई राय होगी बजट को देखने और समझने के बाद। क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे पर, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल भी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।